अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली फोटोज को पब्लिक किया है। ये बहुत ही कमाल की फोटोज हैं जो दिलचस्प हकाइक बताती हैं हमारे यूनिवर्स की। इनमें से एक फोटो यूनिवर्स की सबसे पुरानी झलक दिखाती है जो लगभग 13 बिलियन साल पहले की है। एक ऐसा एलियन एक्सोप्लैनेट जहां पानी पाया गया है। आइए जानते हैं इनकी डिस्कवरीज के बारे में आज की इस वीडियो में। Orbiting stars far beyond our own. It's astounding to me. $10 बिलियन खर्च करके 25 साल के अरसे में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये स्पेस में जहां इसे डिप्लॉय किया गया है वहां ये -266 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेट कर रहा है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से थोड़ा ही ज़्यादा है। इसे ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पर डिप्लॉय किया गया है। ये हबल टेलीस्कोप की तरह ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट नहीं करता, ये सूरज के गिर्द ऑर्बिट करता है। L2 पर होने की वजह से ये अर्थ के शैडो में रहता है और सूरज की गर्मी से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। बची हुई धूप इस पर लगी शीट्स रोकती हैं जिनका साइज़ एक टेनिस कोर्ट के जितना है। इसके मिरर का वज़न 705 किलोग्राम है और इसकी फोकल लेंथ 131 मीटर, जो कि DSLR के कैमरा की फोकल लेंथ से 2500 गुना ज़्यादा है। अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में और इसके बिल्ड के बारे में, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सीधा आते हैं फ़ोटोज़ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अलग अलग EM वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ होती हैं, जिसमें एक छोटा स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट का, जो लाइट हम अपनी आँख से देख सकते हैं। इस वेवलेंथ की रेंज 0.38 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है। रेड से बड़ी वेवलेंथ को हम इंफ्रारेड कहते हैं और जिस वेवलेंथ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप काम करता है उसकी रेंज है 0.6 से लेकर 28 माइक्रोमीटर तक, जिसका मतलब है कि थोड़ा सा ओवरलैप करता है रेड विजिबल लाइट के साथ, लेकिन मेनली ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड पोर्शन में काम करता है। इसका फ़ायदा ये है कि गैसेस और क्लाउड्स के पार देखा जा सकता है क्योंकि इंफ्रारेड की वेवलेंथ बड़ी होती है और जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है उतना आसान होता है बड़े ऑब्जेक्ट्स के आर पार देखना। मिसाल के तौर पर रेडियो वेव्स जिनकी रेंज किलोमीटर्स में होती है, हम इन्हें सुन सकते हैं, वो बिल्डिंग्स और दीवारों के थ्रू ट्रैवल कर पाती है। इस टेलीस्कोप में 2 इंफ्रारेड कैमरास लगे हुए हैं। एक नियर इंफ्रारेड कैमरा नीर कैम है जो छोटी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है, और दूसरा है मिड इंफ्रारेड कैमरा मिरी कैम, मिड रेंज या कह लें थोड़ी बड़ी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है। कौन सा कैमरा इस्तेमाल करेगा टेलीस्कोप, इस बेसिस पर फ़ोटोज़ अलग अलग आती हैं। जैसे ये फ़ोटो देखें, नीर कैम से ली गई है ये फ़ोटो, लेकिन ठीक यही फ़ोटो मिरी कैम से भी ली गई है और सेम यही चीज़ मिरी कैम से कुछ ऐसी दिखती है। नीर कैम से ली गई फ़ोटो में क्लाउड्स और डस्ट विजिबल हैं और वो मिरी कैम में इतने नहीं दिखते क्योंकि मिरी कैम में वेवलेंथ ज़्यादा है, तो आर पार होना आसान है थ्रू द क्लाउड्स। लेकिन हम इस फ़ोटो में देख क्या रहे हैं, ये किस चीज़ की है? तो इसका जवाब है कि हम इस फ़ोटो में एक तारे की मौत होते देख रहे हैं। इस फ़ोटो में मौजूद 2 स्टार्स हैं, जिनमें से ज़्यादा ब्राइट तारा अपनी लाइफ की अर्ली स्टेजेस में है और दूसरा मध्यम तारा मर रहा है। ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। मरते हुए ये तारा कई हज़ार सालों से गैसेस और डस्ट के क्लाउड्स रिलीज़ कर रहा है। ये जो गैसेस और डस्ट का क्लाउड सा बनता है, इसे प्लैनेटरी नेब्यूला कहा जाता है। और क्योंकि ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, तो ये क्लाउड भी घुलसा जा रहा है, जैसे आप चीनी घोलते हैं चाय कॉफ़ी में। इन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी ये शेप बन गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीर कैम से इन दोनों की स्ट्रक्चर वाजिया नहीं है, एक ही स्टार फ्लेयर के साथ दिख रहा है, लेकिन मिरी कैम की फ़ोटो में क्लाउड ज़रा कम और स्टार्स क्लियरली देखे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ज़्यादा वेवलेंथ है तो बड़े से बादल से आर पार होना आसान है। नासा की जानब से पहली रिलीज़ की गई ये फ़ोटो अब तक की सबसे पुरानी फ़ोटो है। ये फ़ोटो आपको 13 बिलियन साल पहले की झलक दिखा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस तस्वीर को देखने के बाद कहा कि ये एक नई खिड़की है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में। It's a new window into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. Light from other worlds, orbiting stars far beyond our own. It's astounding to me when I read. इस फोटो में हमें गैलेक्सिक क्लस्टर देखने को मिलता है SMACS 0723। जो गैलेक्सीज हमारे कैमरे के ज़्यादा पास हैं, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो डिस्टॉर्ट कर रही हैं पीछे से आने वाली लाइट, जिससे एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास क्रिएट हो जाता है। इस फिनोमेना को नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। इसकी मदद से हम और भी पीछे के ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं।
ये फ़ोटो आम कैमरा के क्लिक की तरह नहीं लिया गया कि बटन दबाया और फ़ोटो बन गई। इस फ़ोटो को लेने में 12.5 घंटे का वक्त लगा। असल में टेलीस्कोप ने अलग अलग वेवलेंथ्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और बाद में इनको कंबाइन किया। तो ये कंबाइंड फ़ोटो है हम जो देख रहे हैं। इसमें जो गैलेक्सीज रेड हमें नज़र आ रही हैं वो हमसे दूर हैं, मतलब जितना ज़्यादा रेड नज़र आ रही हैं उतनी ज़्यादा दूर हैं। पास और दूर की बात हो रही है तो इस अगली फ़ोटो को देखिए। इसे नाम दिया गया है स्टीफन्स क्विंटेट का। क्विन जो प्रीफिक्स है वो इस्तेमाल किया जाता है 5 के लिए, जैसे क्वाड प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है 4 के लिए। ये क्विंटेट एक्चुअली में क्वार्टेट ज़्यादा मालूम होता है, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट गैलेक्सी है वो हमसे 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और बाकी की 4 गैलेक्सीज 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट वाली गैलेक्सी है उसकी फ़ोटो ज़्यादा HD दिख रही है, बाकी ज़रा ब्लर हैं। ये 4 गैलेक्सीज एक दूसरे के इतनी करीब हैं कि इनके अंदर जो डस्ट और स्टोन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्स का इन पर असर दिख रहा है और साइंटिस्ट के लिए ये एक बड़ा इंटरेस्ट है कि वो जानना चाहते हैं कि गैलेक्सीज एक दूसरे के जब इतना करीब आ जाती हैं तो क्या होता है। इसके बाद आती है अब तक की सबसे खूबसूरत फ़ोटो, जिसमें हम एक तारे की पैदाइश होते देख सकते हैं। पहले हमने तारे की मौत देखी और अब बर्थ ऑफ अ स्टार। ये जो पहाड़ियाँ सी दिख रही हैं, साइंटिस्ट ने इन्हें कॉस्मिक क्लिफ्स कह के पुकारा है। ये भी एक नेब्यूला है। नेब्यूला का मतलब है एक ब्राइट एरिया जो डस्ट और गैसेस के क्लाउड से बनता है। स्पेसिफिक नेब्यूला को कारिना नेब्यूला का नाम दिया गया है। अगर आप तारे का लाइफ साइकिल फिर से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि तारे का जन्म होता है स्टेलर नेब्यूला की स्टेज से। इस फोटो में जो रेड डॉट्स हैं वो बढ़ते हुए इन्फेंट स्टार्स हैं और आप इन्हें दोनों नीरकैम और मिरीकैम से देख सकते हैं। अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग फ़ोटो की, जो कि हकीकत में फ़ोटो है ही नहीं, लेकिन फिर भी साइंसदानों को इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। ये है एक स्पेक्ट्रोग्राफिक डाटा प्लैनेट WASP 96b का। ये प्लैनेट एक एक्सो प्लैनेट है जो हमसे 1150 लाइट ईयर्स दूर है। एक्सो प्लैनेट एक ऐसे प्लैनेट को कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप पर 2 कैमरों के अलावा एक नीरस भी लगा हुआ है। नीरस शॉर्ट फॉर्म है नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्प्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ की। स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी मेजर कर सकता है। इस नीरस ने तकरीबन 6.5 घंटे तक इस प्लैनेट से आने वाली लाइट को मेजर किया, जिसके नतीजे में लाइट कर्व निकला। इस ग्राफ पर मौजूद डाटा से साइंसदानों को इस बात का इल्म हुआ कि इस प्लैनेट पर पानी मौजूद है और इसके साथ कुछ हेज और क्लाउड्स भी मौजूद हैं। अब ये सवाल उठता है कि लाइट को मेजर करने से हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पानी मौजूद है, जबकि हमने तो उसकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी। इसका बड़ा सिंपल और सीधा जवाब है दोस्त। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि लाइट में हर कलर की वेवलेंथ होती है और हमें अपनी आंखों से जो दुनिया इतनी रंग बिरंग की नज़र आती है ये पूरा खेल वेवलेंथ का ही है। मिसाल के तौर पर पेड़ पौधे और पत्ते हमें ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की ये खासियत है कि वह ब्लू और रेड कलर की वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वही हमें दिखता है, जो कि ग्रीन कलर है। ऐसे ही समुद्री पानी नीला दिखता है क्योंकि वो बाकी कलर्स की वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन ब्लू वेवलेंथ को नहीं कर पाता, नतीजतन हमें ब्लू कलर का दिखता है। अब इसी लॉजिक को रिवर्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम लाइट को पत्ते के थ्रू पास करेंगे तो दूसरी तरफ से जो लाइट निकल कर आएगी उसमें रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ ब्लॉक हो जाएगी और स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू अगर हम मेजर करके एक ग्राफ बनाएंगे और तो एक सर्टन पैटर्न वहाँ बनेगा और हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये पैटर्न कहीं और बनता है तो मोस्ट लाइकली वो एक पत्ते जैसा है या फिर एक पत्ता ही है। WASP 96b प्लैनेट से जो रोशनी आ रही है, टेलीस्कोप ने उसे कैप्चर किया, स्पेक्ट्रोग्राफ में एक ग्राफ बनाया और देखा गया कि कौन सी लाइट की वेवलेंथ कितनी ब्लॉक हुई। और साइंसदानों को इस बात का इल्म है कि अगर ये वाली लाइट इतनी ब्लॉक होती है तो इसका क्या मतलब है, किस मॉलिक्यूल से पास थ्रू होकर आ रही है ये लाइट। इसीलिए इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ ऑफ लाइट और वाई एक्सिस पर अमाउंट ऑफ लाइट की कितनी लाइट ब्लॉक हुई। और साइंसदानों को पता है कि अगर इतनी लाइट ब्लॉक होगी तो यहाँ H2 है, यानी पानी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर वहाँ पानी है तो लाइफ भी होगी, क्या एलियंस भी मिल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये प्लैनेट हैबिटेबल नहीं। दीगर मिले डाटा से साइंसदानों का ये कहना है कि इसका टेम्परेचर 530 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो यहाँ लाइफ और एलियंस के मिलने के चांसेस तो ना होने जितने हैं। लेकिन देखते हैं कि वक्त के साथ क्या नई डिस्कवरीज करेगा ये टेलीस्कोप। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़।